हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जीके क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बनते, क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके ब्रेन को जीके पढ़ाने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर करूं दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आपको सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए मेरे साथ। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहा। तो दोस्तों, आज के प्रश्न में हम ग्लूकोमा के बारे में जानेंगे। तो ग्लूकोमा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे कि हमारे लाइफ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग आँख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है दोस्तों। तो आँख की ऑप्टिक तंत्रिका को जो क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि अंधेपन का कारण भी बनता है। किस चीज़ का दोस्तों? दृष्टि हानि और अंधेपन का भी कारण बनता है। जो आँखों के अंदर सामान्य द्रव जो लिक्विड रहता है ना, दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है। मतलब प्रेशर बढ़ता है दोस्तों आँखों के नर्व के ऊपर। तो वहाँ से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, उसे कहते हैं ग्लूकोमा। ठीक है दोस्तों, अब ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे ग्लूकोमा के बारे में। तो ग्लूकोमा के बारे में आपको समझना है, जैसे कि आपके सामने आ चुका है। ग्लूकोमा को हिंदी में क्या कहते हैं? काला मोतिया कहते हैं। जी आपको याद रखना है, ग्लूकोमा को हिंदी में काला मोतिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझेंगे कि ग्लूकोमा क्या होता है। तो ग्लूकोमा आप समझेंगे इंक्रीज प्रेशर इन द आई। जी हमारे आँख में क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज प्रेशर इन द आई, तो हम समझेंगे किस तरह से इंक्रीज करता है हमारे आँख में ग्लूकोमा। तो अब आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर प्रेशर जो है यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है तीर के माध्यम से। तो तीर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा जी हमारी नॉर्मल आई है। तो नॉर्मल आई में आप समझेंगे कि प्रेशर कुछ नहीं दिख रहा, एकदम बढ़िया फ्रेश आई दिख रही है आपको, क्लियर, कोई दबाव नहीं है आई में। लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। क्लियर दोस्तों? तो आप थोड़ा सा आप दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी डिटेल में समझ सकते हैं कि अंदर की ओर कितना प्रेशर पड़ता है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंदर की ओर कितना प्रेशर पड़ रहा है। अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं हम। जी हमारा सामान्य भाग है, जब हम नॉर्मल लेते हैं, कोई ग्लूकोमा नहीं होता, काला मोतिया नहीं होता, तब आप देखेंगे इस तरह से घटना दिखेगी। जब काला मोतिया हो जाता है तो आप देखिए प्रेशर यहाँ पर इतना पड़ता है कि वो सिकुड़ सा जाता है यहाँ पर प्रेशर के कारण और लाल लाल भाग हो जाता है। आई होप आपको काला मोतिया क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लेंगे लक्षण क्या है, वो तो आप क्लियर समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपल से लक्षण है, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी देश में भारत आए थे। तो जब भारत में गांधी जी आए तो आप ध्यान रखना जी बम्बई आए थे सबसे पहले। ठीक है, जब अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी जी तो कहाँ पर लौटे थे? बम्बई में। आप ध्यान रखना, आपको पता ही है बम्बई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो 1915 में गांधी जी आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये आपको अच्छे से पता है। थोड़ा सा हम इनके बारे में विस्तार जान लेते हैं कि क्या घटना घटी थी, फिर उसके बाद ये भारत यहाँ पर आए। जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो देखिए यहाँ पर जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया तो यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, उनका सामान भी पीछे डला हुआ है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कब इनको धक्का देके ट्रेन से बाहर निकाला गया था। तो यह महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग से स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा दोस्तों। तो 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के कौन से स्टेशन, जो क्वेश्चन पूछा गया था, पीटर्स मैरिट्सबर्ग से फेंका गया था। जी ध्यान रखना। तो बाहर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं महात्मा गांधी जी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि ये कब आए थे। तो आपको अच्छे से पता है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे थे भारत में। जी गांधी जी बन के गए थे, महात्मा बन के आए थे दोस्तों। तो ध्यान रखना कि भारत लौटने के बाद आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। जो आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय प्रवासी दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस दिन अफ्रीका से लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को। हर 2 वर्ष में भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जो NI के रूप में आए थे। तो NRI क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। NRI, जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसें उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं, उन्हें NRI बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि दोस्तों NRI क्या होता है। NRI का कई बार हमसे फुल फॉर्म पूछा गया, तो ध्यान रखना। N पर हो जाएगा नन, R से हो जाएगा रेजिडेंस, I से हो जाएगा इंडियंस। तो नॉन रेजिडेंस इंडियन आपका बिल्कुल फुल फॉर्म का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रवासी भारतीय आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में बस जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दर्रा दोस्तों, दर्रा क्या होता है, जो कई बच्चों के डाउट में रहता है कि भाई साहब दर्रा क्या होता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी पहाड़ी हो, कोई भी पर्वत हो। अब मान लीजिए आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एक भाई साहब यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर एक इतनी बड़ी लंबी पहाड़ी है, अगर वे इधर से जाएंगे और इधर इनसे मिलने जाएंगे सामान लेके कि भाई साहब यहाँ पर हमने कद्दू उपजाया, कद्दू की फसल की, अब यहाँ से यहाँ बेचने गए, तो देखिए भाई साहब यहाँ पर टाइम लगेगा कि नहीं। अब इनने यहाँ पर मान लीजिए खीरा की फसल की, तो खीरा की यहाँ पर कछवाई की इनने, तो यहाँ पर बेचने में जाने में समय लगेगा कि नहीं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक व्यापार करने में टाइम लग रहा है। अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पहाड़ी या पर्वत को क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे। तो यहाँ पर जो कट लगा देते हैं, काट देते हैं, रास्ता बना देते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग जो बना देते हैं यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे दर्रा बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में पास बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, इजीली आपको क्लियर हो गया दोस्तों। आज के बाद कभी भूलना नहीं आपको विद्या की कसम। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ईजी आपको समझाया कि व्हाट इज पास। तो पास क्या होता है, तो व्हाट्स पास आप क्लियर कर लिए होंगे कि दर्रा क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया वो भी आप यहाँ पर क्लियर कर लें। पूछा गया कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा आपको नजर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन कैसे काटते, क्योंकि ये दर्रा थोड़ा डीपली पूछा गया है, तो कुछ बच्चों को पता नहीं चलता ये दर्रा है कौन सा। तो आपको पता होना चाहिए नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, बुमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको ये 3 कंफर्म अच्छे से पता है, तो आप चौथा अपने आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि उत्तराखंड में दर्रा जो है मंगसाधुरा दर्रा है। तो मंगसाधुरा दर्रा को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हम उत्तराखंड ही जाके दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों जल्दी से उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देवभूमि में हम पहुंच चुके हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि है कहाँ उत्तराखंड, दिख तो रहा है जी। देखिए यहाँ पर दोस्तों जी है हिमाचल प्रदेश, जी हो गया अपना उत्तराखंड पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जी हो गया यूपी, और जी रहा नेपाल, एक देश है आपको पता ही है पड़ोसी। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ लेना है कि उत्तराखंड आपका जे है, तो उत्तराखंड में कहाँ पर है, मैंगसा या मंगसा जो दर्रा है, मंगसाधुरा। तो आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों मंगसाधुरा। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिखाया गया है मेरे द्वारा, आपको यहाँ पर पास के रूप में दिखाया गया है ब्लैक कलर में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा भी है, तो आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा मंगसा दर्रा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मंगसाधुरा। तो मंगसाधुरा आपको क्लियर हो गया है कि मंगसाधुरा कहाँ पर है। तो देखिए ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि मंगसाधुरा जिला। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मंगसाधुरा जो है तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा पर है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब उत्तराखंड से कुछ सामान आना है तो भारत में मंगसाधुरा दर्रा के माध्यम से आराम से आ जाएगा। उत्तराखंड से तिब्बत में जाना हो तो इजीली पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पूछा गया है चुलिया जलप्रपात, तो पूछा गया है दोस्तों अपन से क्या, चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर बना हुआ है, और ये राजस्थान राज्य का दोस्तों, ये राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। जलप्रपात क्या होते हैं, झरने टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ से इस तरह से पानी का गिरना, मतलब ये कोई ऊंचाई है, यहाँ से आ रहा है पानी, इस तरह से नदी आ रही है, अब यहाँ पर ये झरना बन रहा है, तो ये बन गया वाटरफॉल दोस्तों। तो समझ गए होंगे वाटरफॉल, यहाँ पर जलप्रपात आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया सुंदर से झरने बनते हैं, तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि यहाँ पर उससे पहले समझ लेते हैं कि चुलिया जलप्रपात किस तरह का दिखता है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर सूख गया है, लेकिन इमेज के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि चुलिया जलप्रपात किस तरह का दिखता है। तो आपके स्क्रीन सामने है चुलिया जलप्रपात। अब हम आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि हिंदू माह के अंतिम महीने में कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। तो होली मनाया जाता है दोस्तों, और फाल्गुन के महीने में होली त्यौहार मनाया जाता है जी, आपको क्लियर रखना है। तो अंतिम महीना हो गया, और फर्स्ट जो होता है वो आपको याद रखना है चैत्र पहला महीना होता है जी, ध्यान रखना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। चैत्र के महीने में बैसाखी का पर्व पड़ता है, ध्यान रखना। बैसाखी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। गुड़ी पड़वा भी चैत्र के महीने में पड़ती है जी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर, केबल जैसे अनुप्रयोग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो पीवीसी का यूज़ आपको पता ही है, रबड़ वगैरह जो आप देखेंगे तार वगैरह के ऊपर चढ़ी रहती है रबड़ टाइप की, वो पीवीसी की रहती है। जो भी बिजली की तार वगैरह होते हैं तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने आराम से आंसर इसका लगा दिया। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल, ठीक है। तो हॉर्नबिल दोस्तों अपन इजी याद रख लेंगे। बिल में कौन घुसेगा, नाग। तो हॉर्नबिल से आप याद रख लेंगे इजिली नागालैंड। तो बिल में नाग घुसेगा तो हॉर्नबिल हो जाएगा। और ये आप ध्यान रखना लास्ट में घुसेगा, मतलब दिसंबर के महीने में, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। तो आप ध्यान रखेंगे बिल में घुसेगा यहाँ पर नाग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देख तो लें किस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरह से झूम के यहाँ पर ये हॉर्नबिल त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, झूम के हॉर्न बजा के बिल में नागों को उछल रही हैं। तो आप इस तरह से याद रख लेंगे। क्लियर दोस्तों। और देखेंगे किस तरह से, देखिए पहाड़ियों की तरह आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह हैं, उसके नीचे आसपास से आराम से हॉर्नबिल त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही हैं। हॉर्न मतलब गा रही हैं, तो मतलब हॉर्न आवाज़ निकल रही है। और अब नाग होंगे ना बिल में घुस जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको, जब नाचेंगे झूमेंगे हॉर्न बजेगा तो आप समझेंगे कि जो नाग होंगे ना बिल में घुस जाएंगे, धंस जाएंगे, छिप जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है दोस्तों किडनी, मतलब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्रिक, गुर्दा, किडनी तीनों एक ही नाम है, आपको याद रखना है। गुर्दा कहे आपसे, किडनी कहे, ब्रिक कहे, ये तीनों एक ही उत्तर होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं कि किडनी में कहाँ पर नेफ्रॉन होती है, जो संरचनात्मक सूक्ष्म होती है और कार्यात्मक भी होती है। और फिर नेफ्रॉन का भी डायग्राम हम देख लेते हैं। तो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सबसे पहले किडनी का डायग्राम फ्रेंड। तो आप देखेंगे कि किडनी का डायग्राम किस तरह का दिखता है। तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पर किडनी का डायग्राम। तो आप देखेंगे अनफिल्टर्ड ब्लड, तो अनफिल्टर्ड ब्लड जो है आपके सामने दिख रहा है कि इस तरह से यहाँ पर अनफिल्टर्ड जो अशुद्ध रक्त होता है वो यहाँ से एंटर कर जाता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ से एंटर कर जाता है, यहाँ से। अगर मैं बात करूँ शुद्ध रक्त कहाँ से निकलता है फिल्टर होके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह से फिल्टर होता है इसके पूरे अंदर। और फिल्टर होने के बाद क्या होगा तो फ्रेंड, फिर उसके बाद यहाँ पर फिल्टर होके तो आप कहेंगे फिल्टर्ड ब्लड यहाँ से निकल आएगा। समझ गए आप। तो यहाँ से समझ गए आप कि यहाँ से फिल्टर होके निकल आएगा। अब हमको समझना है कि नेफ्रॉन कहाँ पर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं सब हर जगह नेफ्रॉन की। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी, नेफ्रॉन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का भी डायग्राम किस तरह का होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेफ्रॉन, देखो अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताया था, और देखो ये नेफ्रॉन रहा। तो इस तरह की संरचना जो है नेफ्रॉन की संरचना है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। न्यूरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड। तो न्यूरा घाटी, तो यहाँ पर एक अभिनेत्री भी है नोरा, तो न्यूरा से न्यूरा याद रख लेंगे। तो न्यूरा, तो आपको याद रखना है नौरा वैली। तो नौरा वैली जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, तो आपको क्लियर हो चुका है पश्चिम बंगाल।
हम चलते हैं नेवरा घाटी घूमने दोस्तों। तो नेवरा घाटी घूमेंगे, साथ ही साथ नेवरा नदी भी घूम लेंगे। तो जल्दी से हम देखते हैं कि नेवरा नेशनल पार्क कैसा है, नेवरा वैली नेशनल पार्क किस तरह का दिखता है। तो आप जब भी जाएंगे तो आपको फ्रंट गेट इस तरह से दिखेगा, बढ़िया सुंदर से, नेवरा जंगल कैंप, नेवरा वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको यहाँ पर बढ़िया से क्रॉस करने के लिए यहाँ पर बाग वगैरह आपको दिखेंगे। बहुत ही बेस्ट जगह है पश्चिम बंगाल में, अवसर मिले अवश्य जाना आप दोस्तों। हम देखते हैं किस तरह से नदी बहती है। यहाँ पर नेवरा वैली नेशनल पार्क आपको दिख रहा है क्लियर, गुरुमरा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। आप देखेंगे कि ये रहा आपके सामने नेवरा नदी, नेवरा नदी का डायग्राम है। तो आपको दिख रहा होगा नेवरा नदी कहाँ पर बहती है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपको अच्छे से पता है जी पहले से ही, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा कब लड़ा गया था, 1759, 1759 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1759। हम देखेंगे कि किस तरह से बैटल ऑफ यहाँ पर बेदरा हुआ था, किस समय से हुआ था, आपको समझ आ जाएगा अभी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियर रूप से दोस्तों, बेदरा का युद्ध, बेस्ट ऑफ टाइम, इसमें समय बर्बाद बहुत हुआ था, कोई इसका हल नहीं निकलता युद्ध वगैरह का, आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है अच्छे से कि बेदरा के युद्ध को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, बीदर्रा के नाम से भी जानते हैं, बीदर्रा के नाम से भी जानते हैं बेदरा के युद्ध को दोस्तों। तो बेदरा के युद्ध को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बीदर्रा के नाम से जानते हैं। नवंबर 1759 में हुआ था, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन जीता था, ध्यान रखना है, यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हुई थी, डच हार गए थे। तो इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन चलेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो उस समय थी 142, 2021 में भी दोस्तों यही थी। फिर लेकिन अगर बात की जाए 2022 में क्या रही है, तो 2022 में विश्व प्रेस सूचकांक में स्वतंत्रता में भारत जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, 150वें स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको रट्टा मार के रखना है कि 2022 में भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक क्या है। तो आपको याद रखना है 150 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन सा देश है, आपको ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाया गया था, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 180 देशों में भारत की 150वीं रैंक थी। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो चुकी है छोटी सी बात। आगे क्यों चलेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम अगस्त 2022 में बदल चुका है, ये आपको याद रखना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी दोस्तों रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बन गई हैं, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मतलब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपके सामने आ चुकी हैं यहाँ पर रानी रामपाल यहाँ पर बहुत ही शानदार आपके तरीके सामने तस्वीर लेके आए हैं, आपको याद हो गया होगा, ये रानी रामपाल आपके सामने है। उड़ीसा इसलिए लिखा है दोस्तों, उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था इसलिए। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी याचिका या फिर रिट किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देती है। तो हिरासत में ले लेंगे, तो कानूनी हिरासत में वैधता को चुनौती देती है तो बंदी बना लेना। ठीक है, कैदी के हिरासत में तो उसे क्या करना, बंदी बना लेना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब के फाजिल्का से उत्तराखंड के, कहाँ के दोस्तों, उत्तराखंड के माड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर लगाना होगा फाजिल्का को माड़ा। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन। थोड़ा सा हम डायग्राम बेस्ड घूमने चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर किस तरह का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, तो भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप स्थित पंजाब के फाजिल्का से
उत्तराखंड के माड़ा गांव तक यह विस्तृत है। आगे क्यों चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7। निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है दोस्तों। तो बैंक रेट जो है उसकी सही डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है, आपको याद रख लेना है। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI को देय ब्याज दर है। तो RBI वाणिज्यिक जो बैंक होती हैं, कमर्शियल जो बैंक्स होती हैं, वो RBI को क्या करती हैं, ब्याज देती हैं। उस रेट को बैंक दर बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगे आगे बैंक रेट। तो बैंक रेट आपके सामने तस्वीर लाए हैं बैंक रेट की। आगे की ओर बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 में आया था। इसी दिन आप ध्यान रखेंगे दोस्तों बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। क्लियर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों। तो चंदन जो है कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। तो आप देखेंगे सूखा रोग दोस्तों, रिकेट्स बोलते हैं जिसे, क्या, सूखा रोग जिसे रिकेट्स बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे समझते हुए। इस तरह का सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों। तो आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, सूखा रोग। मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन आपको बड़ी जीत दिलाती है। तो बिल्कुल हम हार नहीं मानेंगे अपने जीवन में, हम सफल होंगे होंगे होंगे। हम सरकारी जॉब प्राप्त करेंगे करेंगे करेंगे। तो आप लोग संघर्ष में लगे रहना, आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कुछ लोगों को किस नदी को, तो कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, ध्यान रखना है, दक्षिण की गंगा, साउथ ऑफ गंगा, गंगा ऑफ साउथ इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कावेरी नदी जो है वो गंगा का स्थान रखती है दक्षिण भारत में। जैसे कि सदाबहानी नदी है गंगा, वैसे ही कावेरी नदी भी सदाबहानी नदी है। गंगा नदी को दोनों मानसून से पानी मिलता है, वैसे ही कावेरी नदी को दोनों मानसून से पानी मिलता है। एक उत्तर पूर्वी जब आप देखेंगे सर्दियों के समय में आता है, वैसे ही आप देखेंगे जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे भी गंगा नदी को पानी मिलता है। सेम टू सेम हूबहू वही कंडीशन रहती है किसकी, आप देखेंगे कावेरी नदी की। वो भी एक सदाबहारी नदी है और वो भी हमेशा बहती रहती है, सूखती नहीं है। तो आप चीज़ों को समझेंगे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, ध्यान रखना, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। क्लियर हो गया होगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। सो आप समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर आपको कावेरी नदी का फ्लो दिखेगा। तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आप ध्यान सुनना दोस्तों, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कौन, कावेरी नदी, और फिर उसके बाद तमिलनाडु में पहुंच जाती है। तो आपको ये फ्लो दिख रहा होगा, इस तरह से बहती हुई जा रही है जी। यहाँ पर कहाँ पर पहुंच गई दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई। तो आपको क्लियर हो गया होगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, जी आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अच्छे से, तो इस तरह से बहती है, थोड़ा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि कर्नाटक राज्य जे रहा, कर्नाटक में यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इस तरह से बहती हुई दोस्तों इस तरह से जो आपको दिखी रही है, और यहाँ पर आके बंगाली खाड़ी में जाके कूद जाती है, और बंगाली खाड़ी में इसका मुहाना है, माउथ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदी का उद्गम स्थल भारत के झारखंड राज्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड राज्य में है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको। हम देखेंगे कि दामोदर नदी का यहाँ पर बेसिन, तो दामोदर रिवर बेसिन, दामोदर नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो दामोदर नदी बेसिन आपको दिख रहा है यहाँ पर, दामोदर नदी, तो दामोदर नदी आपको बेसिन आपको दिख रहा होगा। दामोदर नदी इस तरह से यहाँ से निकलती है, इस तरह से, इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ जाके, और दामोदर नदी जाके कहाँ पर मिल जाती है, दामोदर नदी हुगली में जाके मिल जाती है। हुगली की सहायक नदी है दामोदर। दामोदर नदी को
किसको दोस्तों? दामोदर नदी को। ध्यान रखना आप, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगली नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी जो नदी है ये आपके सामने रही। ब्राह्मणी नदी इस तरह से बहती हुई चली जाती है, इस तरह से ऐसे करके इस तरह से इधर पहुंच जाती है। तो ब्राह्मणी नदी जो है वो भी जाके कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड में बहती है और साथ ही साथ उड़ीसा में बहती है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, खरकई नदी। तो खरकई नदी भी जाके कहाँ मिल जाती है? खरकई नदी भी जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाली खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं। तो कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारे आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, निकालती हैं? तो अश्रु ग्रंथि दोस्तों। कौन सा? अश्रु ग्रंथि दोस्तों। अश्रु ग्रंथि जो है वो क्या करती है? हमारे आंखों से आंसू निकालती है, अवमुक्त करती है। तो अश्रु ग्रंथि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लेते हैं, नेक्रीमल ग्लैंड। तो आपके सामने दिख रहा होगा नेक्रीमल ग्लैंड कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है नेक्रीमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और एचडी क्वालिटी में समझ लेते हैं। तो एचडी क्वालिटी में आप देखेंगे जो हमारी आँख है दोस्तों, आँखों के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आँखों के ऊपर आपको दिख रही है यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल आपको क्लियर हो गया होगा, अश्रु ग्रंथि दोस्तों। आई होप आपको क्लास में आनंद आ रहा होगा। तो आप बढ़िया से एक्टिव रहें और मेंटली प्रिपेयर रहें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अन्नू रानी के बारे में। अल्लू रानी किस खेल से संबंधित हैं? पहला ही सीधा क्वेश्चन बन जाता है। अब अल्लू रानी ने क्या किया है? अन्नू रानी ने यहाँ पर फेंक में, किस फेंक में? भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो अन्नू रानी जो हैं उन्होंने भाला फेंका था और 60 मीटर की दूरी पार की थी और साथ ही साथ पहली भारतीय महिला बन गई थी। तो हम जल्दी से देखते हैं, अन्नू रानी जो हैं इतना बढ़िया सा कीर्तिमान रचा है तो उनको जानना तो बहुत ज़रूरी है फिर दोस्तों। तो आपके सामने आ चुकी हैं अन्नू रानी। अन्नू रानी यहाँ पर भाला फेंकती हुई आपको दिख रही हैं। तो इस तरह से वो भाला फेंकती हैं, बढ़िया से वो परफॉर्म करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं दोस्तों। मैं भी आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ, तो आपको पसंद आ ही रही है, मुझे पता है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा एक राज्य है उत्तर में भी घिरा है, पश्चिम में भी घिरा है, दक्षिण में भी घिरा है दोस्तों। तो उत्तर पश्चिम दक्षिण से घिरा हुआ है और बांग्लादेश से, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ध्यान रखना दोस्तों, त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्यों चलेंगे और समझेंगे कि किस तरह से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जी रहा त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ त्रिपुरा, दोबारा करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये त्रिपुरा है ब्लू कलर का। अब आप देखना कि यहाँ से ये उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया दोस्तों। तो तीनों तरह से क्लियर हो गया आपको। तो बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम दक्षिण से त्रिपुरा मतलब घिरा हुआ है, कवर्ड है। तो बाउंड्री आपको क्लियर समझ में आ गई होगी दोस्तों। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो आपसे पूछ रहा है आपके सबसे बड़ा कौन सा दंत ऊतक है, दांतों का यहाँ पर टिश्यू है। तो आपका सही हो जाएगा डेंटिन। डेंटिन इज द राइट आंसर। सबसे मजबूत जो होता है दांतों का वो इनेमल होता है। इनामेल या इनाइमेल भी बोल देते हैं, एनिमल भी बोल देते हैं। गूगल बाबा हैं, कभी ना कभी ऊपर नीचे तो कुछ करते ही रहते हैं जिससे बच्चे कन्फ्यूजन में रहें। तो इनेमेल या इनामेल, इनाइमेल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा दंत ऊतक कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा दंत ऊतक जो है वो डेंटिंग है। अब हम समझेंगे कि डेंटिंग किस तरह से दिखता है दोस्तों। तो आपके सामने हमने एचडी पिक्चर लगा दी है और जल्दी से अपने दांत में देखिए कि डेंटिन कहाँ होता है। तो आपको दिख ही गया होगा डेंटाइन। देखो डेंटाइन ही बोल देंगे, डेंटिन ही बोल देंगे। गूगल बाबा हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे मीनिंग यही रहती है डेंटाइन। जो ऊपर का जो भाग रहता है जो दोस्तों क्या होता है, इनामेल होता है। आपको अभी बताया था मैंने सबसे कठोर भाग। तो यहाँ पर मैंने जो दो चीज़ें आपको क्लियर करा दी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, डेंटाइन जो आपको दिख रहा है, डेंटाइन वाला पार्ट
आपको ये नज़र आ चुका है जिरा। तो डेंटन आपको दिख रहा होगा, ये डेंटन पार्ट है। क्लियर दोस्तों, ये डेंटन पार्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे कठोर भाग की, तो आपको दिख ही रहा है ये वाइट वाइट ऊपर का बढ़िया से। जी वाइट वाइट क्या है दोस्तों, जी वाइट वाइट सब कुछ एनामेल है, सबसे कठोर भाग है दांत का। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप बढ़िया से वीडियो बने रहें और चीज़ों को समझते रहें। अब थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे वो भी समझ लेंगे। तो आपको बता ही दिया है एनिमल, एनामेल यही रहा आपका ऊपर का, और डेंटाइन आपको बता ही दिए थे, ये वाला पार्ट आपका डेंटाइन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य की एक देश है। तो मारियो डी मिरांडा जो है बेस्ट कॉमेडियन कार्टून है जी, तो आपको ध्यान रखना है कार्टूनिस्ट है। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के एक क्या है, कार्टूनिस्ट है, तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों। दोस्तों मारियो डी मिरांडा जी गोवा के एक कार्टूनिस्ट थे। आपको इनकी इमेज दिखा देते हैं, आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया आपको इमेज दिखाने वाला हूं। तो आप देखिए मारियो डी मिरांडा आपके सामने आ चुके हैं। जी रहा है आपके सामने मारियो डी मिरांडा दोस्तों। तो मारियो डी मिरांडा आपको दिख चुके हैं यहाँ पर, मारियो डी मिरांडा तो क्लियर हो चुका होगा आपको। मारियो डी मिरांडा बहुत खूबसूरत, इनसे शोभा बढ़ जाती है किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल वगैरह की। तो आपको यहाँ पर बढ़िया आकृति दिख रही होगी, बढ़िया कॉमेडी यहाँ पर कार्टूनिस्ट हैं, बढ़िया कार्टून वगैरह बनाते थे जी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। माय माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। तो माय माता जो है वो त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आराम से इमेज के माध्यम से, माय माता त्रिपुरा का, जो कि इमेज क्लियर नहीं हो पाई थी इसलिए उसमें नहीं डल पाई, तो क्षमा चाहेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी दोस्तों, 1875। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, NSE दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में महाराष्ट्र में की गई है। कब की गई थी ध्यान रखना है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, आपको ये क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला लोकतांत्रिक संविधान जो नेपाल ने अपनाया था वो 2015 में अपनाया था। तो नेपाल ने 2015 में पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। तो ऑप्शन आपका सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति, तो आप याद आ गया होंगे, ताजमहल तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में क्या जिक्र करना आपको पहले से पता है, या अल्लाह। तो आपको ध्यान रखना है 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति मतलब कॉपी दोस्तों, तो उसकी नकल पर कौन सी यहाँ पर बनी है। तो बीबी की मकबरा, जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र के औरंगाबाद मतलब संभाजी नगर में है बीबी का मकबरा। तो यहाँ पर बीबी के मकबरे से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान रखें। बीबी के मकबरे का निर्माण कब यहाँ पर हुआ था, तो 1679। तो आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। किसने बनवाया था ये भी आपको पकड़ना है। तो इस चीज़ को पहले देखेंगे कि बीबी का मकबरा किस तरह से दिखता है वर्तमान में। तो आपके सामने रहा बीबी का मकबरा आपके सामने क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी अच्छे से जाएंगे वहाँ पर घूमने, संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद, तो आपको इस तरह से वहाँ पर आकृति दिखने वाली है दोस्तों। क्लियर हो पा रहा है आपको, आगे बढ़ेंगे। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल औरंगजेब ने करवाया था। तो यहाँ पर आपको ये समझना है बीबी के मकबरे का जो निर्माण मुगल ने करवाया था। किसने करवाया था, मुगल। कौन था मुगल, औरंगजेब था। अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। 17वीं शताब्दी चल रही थी 17वीं, तो उसमें इन्होंने लास्ट में करवाया था। किसने करवाया था, औरंगजेब ने। क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, आपको उत्तर लगा देना होगा। क्लियर दोस्तों, आगे क्यों चलेंगे। और किनकी याद में, इनने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। इनकी पत्नी का नाम क्या है, दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था।
ठीक है दोस्तों। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद। क्लियर हो गया। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस मकबरे का निर्माण जो है आजम शाह ने दिलरस बानो की याद में बनवाया था। यहाँ पर आजम शाह ने दिलरस बानो की याद में बनवाया था। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। तो ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस तरह की आकृतियाँ हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बाउच। बाउच एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे डैश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान धारण किया जाता है। तो बाउच जो है बहुत बढ़िया है, अभी आप देखेंगे आप भी खुश हो जाएंगे। तो बाउच जो एक क्या है, यहाँ पर एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी विवाह समारोह में ये धारण की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इनको ढंग से देख लेंगे भाई साहब को। तो यहाँ पर दिख रही है बाउच। तो बाउच यहाँ पर एक तलवार है जो आपके सामने रही इस तरह से, बढ़िया खूबसूरत है। अपनी मैडम के साथ इन्होंने बाउच तलवार अपनी यहाँ पर ले रखी है। तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुण ने यहाँ पर बौछार कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना आप। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? तो आपको याद रखना है झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाया गया था सन 2000 में। आपको क्लियर हो चुका होगा। 3 राज्यों का निर्माण हुआ था 2000 में, ध्यान रखना। एक तो अपना था उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और झारखंड। मतलब पहले पे अपन ध्यान रखेंगे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, अगर बात करें 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। अगला क्वेश्चन। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जब भी कालबेलिया आए तो आपका काल यहाँ पर बन जाना चाहिए क्या? राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर काले पड़ जाते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है तो कालबेलिया, तो यहाँ पर रहन सहन अभिव्यक्ति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको याद रखना है कालबेलिया राजस्थान का जो लोकगीत और साथ ही साथ नृत्य शैली भी है और कालबेलिया समुदाय के द्वारा ये मनाई जाती है। तो कालबेलिया यहाँ पर कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है लोकगीत और नृत्य शैली। तो किस तरह से किया जाता है तो देख लीजिए आप भी खुश हो जाएंगे बढ़िया से देख के। देखिए आप तस्वीर को, कालबेलिया काले कपड़े पहने हुए हैं, कालबेलिया इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया डांस और साथ ही साथ कालबेलिया गीत भी होता है। देखो यहाँ पर पुरुष कुछ कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर कालबेलिया गीत गाया जा रहा है और साथ ही साथ कालबेलिया यहाँ पर नृत्य भी किया जा रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कालबेलिया काले कपड़े पहने हुए हैं, कुछ काल आ गया है राजस्थान में, तो आप याद रख लेंगे कालबेलिया जो डांस है यहाँ पर किया जा रहा है। आगे की ओर बढ़ेंगे और एक छोटा सा मोटिवेशन फिर से आपके लिए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ नहीं होती। ध्यान रखना। जब आगे की बात करें तो दोस्तों मैं रिपीट करना चाहता हूँ, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जब सफलता मिल जाती है दुनिया उसके साथ आ जाती है। जिस पर इस जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हम भी इतिहास रचेंगे, हम भी सरकारी एग्ज़ाम क्रॉस करके हम अपना जीवन बनाएंगे और इतिहास रचेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी थी? तो आपको रखना है रीता फारिया। रीता फारिया पहली भारतीय हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पेजेंट जीती थी। तो रीता फारिया को हम देख लेते हैं और उनके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आपके सामने रही रीता फारिया, तो आपके सामने आ चुकी हैं रीता फारिया, पहली महिला हैं मिस वर्ल्ड। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा रीता फारिया को लेके। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किस भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? तो यहाँ पर माझा, दोआबा, मालवा क्षेत्र में जो बांटा गया है पंजाब 100% राइट आंसर। मैं आपको बता देता हूँ पंजाब राज्य के नक्शे को कि किस तरह से माझा को बांटा गया, किस तरह से दोआबा को बांटा गया, किस तरह से मालवा को बांटा गया है। तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पर
पंजाब राज्य। तो हम पंजाब राज्य पहुंच चुके हैं, हम जल्दी से घूम लेते हैं पंजाब को। तो पंजाब को घूमते घूमते हम चीज़ों को अनुभव कर लेते हैं। इधर के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, इधर के भाग को हम कह देते हैं मांझा। तो मांझा आपको दिख रहा है, मांझा यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला भाग। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोआब की तो ये येलो वाला पीला वाला आपको दिख रहा है, और मालवा तो आपको दिख ही रहा है, मालवा आपके सामने। तो ये मालवा भाग हो जाएगा, ये दोआब हो जाएगा, और ये मांझा हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो चुका है रीजन ऑफ पंजाब में। तो पंजाब के क्षेत्र में आपको ये क्लियर हो चुका है, 3 भागों में बांटा गया है पंजाब राज्य को। ठीक है दोस्तों, बढ़िया है, तबीयत खुश हो रही है ना पढ़ के, कोई ज़्यादा कठिनाई से नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और द्वीप को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार में जान लेते हैं कि भारत का 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपके सामने यहाँ पर मैं ला चुका हूँ, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि भारत का जो संविधान में 12वां संशोधन जो हुआ था 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किए गए थे। और अनुच्छेद कौन से में दोस्तों? 240 का ये संशोधन था, आर्टिकल 240 का ये करेक्शन था, ये आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा परीक्षा में छपने वाले 100% आपके में आएंगे। तो आप देखिए, कभी भी हो एग्ज़ाम, कैसा भी हो, आपके एग्ज़ाम में आना है तो आना ही है, मैंने बोल दिया आपसे। देखिए, भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था। इसमें 21 साल से घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी कि अब 21 साल के जो हैं, अब 18 साल हम मानता रख देते हैं न्यूनतम। अब आप वोट डालिए, दबा के वोट डालिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से फैसला हो सके। क्लियर दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ेंगे अगला संशोधन की ओर। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया। तो आपको ये समझना है कि क्या मूलभूत अधिकार बना गया। तो यहाँ पर मूलभूत जो अधिकार बनाया गया उस चीज़ को आप समझें। इसमें अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करेगी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो इसमें बात रखी गई। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि 6 से 14 साल के बच्चे को, सभी बच्चों को राज्य सरकार क्या करेगी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगी। अगला संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये किस में हुआ था? इसमें क्या हुआ? शामिल भूमि सुधार और अन्य कानूनों की न्याय समीक्षा से रक्षा के लिए नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। यहाँ पर नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, जो आपको याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। किसके लिए? यहाँ पर भूमि सुधार और किसके लिए दोस्तों? भूमि सुधार और अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा से रक्षा के लिए नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। आई होप आपको ये तीनों अनुसूचियाँ संशोधन वगैरह से संबंधित जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको एल्यूमिनियम की परत चढ़ानी है तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? एनोडाइजिंग दोस्तों। क्या होनी चाहिए? एनोडाइजिंग। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एनोडाइजिंग इज द राइट आंसर। एनोडाइजिंग जो है यह ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को अधिक मोटा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जी आप समझ चुके हैं और आप जानकारी को पढ़ लें,
वो भी आपको क्लियर करा देगी। तो मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को अधिक मोटा कर देती है, वो एनोडीकरण कहलाती है। ये आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की जो मांग की थी 1934 में की थी, एम.एन. राव ने। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग की थी। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वर्षा एक तरल है। वर्षा एक तरल है, कैसा है? अवक्षेपण है। वर्षा एक तरल अवक्षेपण है दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोरेंगा एक सुंदर डैश वन है। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है? कोरेंगा एक सुंदर वन है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। तो यहाँ पर कोरेंगा क्या है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा रहता है, दलदली क्षेत्र होता है, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल साइड, पश्चिमी घाट साइड, यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन बोलेंगे, जो कोरेंगा एक सुंदर वन होते हैं। तो चलिए आपको मैंग्रोव वन दिखा देते हैं, किस तरह के भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे मैंग्रोव वन। जो बाढ़ के प्रवाह को भी कम करते हैं, मतलब जब बाढ़ आ जाती है दोस्तों तो उसमें बचाने में मदद करते हैं। तो बाढ़ जो है पानी के बहाव को थोड़ा सा कम करते हैं, जो तेज हो जाता है। और भी देख लेंगे आप लोग दोस्तों। मैंग्रोव वन इस तरह से दिखते हैं। जब भी आप घूमने जाएंगे पश्चिम बंगाल साइड दलदली क्षेत्रों में, तो वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। तो तत्काल पहचान लेना डियर, बिल्कुल आप जल्दी से देख के ही पहचान जाना ध्यान से। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जैसे गंगा है, गंगा नदी के आसपास, हुगली नदी के आसपास, है ना, महानदी, ब्राह्मणी नदी, खरकोई नदी, ऐसे आपको दामोदर, कृष्णा, कावेरी इधर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो जिससे क्या होता है, जल में मीठे पानी और खाने पानी का मिश्रण हो जाता है। ये आपको क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड 24 दिसंबर एवरी ईयर इन इंडिया। इस तरह से आपको देखना है, बढ़िया से दिमाग में छाप लीजिए। कंज्यूमर हम उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता होने के कारण हम हर वर्ष 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया 24 दिसंबर आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। उपभोक्ता हैं, चीज़ों का हम कंजप्शन कर रहे हैं भारत के अंदर, मार्ट में बढ़िया घूमने जा रहे हैं। 24 दिसंबर को हम बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो आपको इजीली अच्छे से याद हो गया है। साल 2023 में विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है, जी आपको ध्यान रखना है। तो साल 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। मतलब कहने का ये है कि दिसंबर में यहाँ पर 22 दिसंबर, कहने का मतलब है 2022 में दिसंबर में तब आई होगी, 24 दिसंबर 2022 को यहाँ पर थीम जो आई है 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 24 दिसंबर 2022 को हमने सेलिब्रेट किया और यहाँ पर एक थीम बनाए, एक विषय बनाए। इसको आपको क्या करना है, समझना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा। तो थीम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, यहाँ पर इसकी थीम है। तो आप क्लियर हो गया होगा। अब आपको जानना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस भी पूछता है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस हम हर वर्ष 15 मार्च को मनाते हैं। जे भी छपेगा आपके एग्जाम में 100%। आज लिखवा लीजिए आप हमसे, 100% दोनों परीक्षा में आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, आर्थुकल फीस्ट और बेट्टू कार्ड उत्सव देश राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल आर्थुकल फीस्ट और बेट्टू कार्ड उत्सव मनाता है चर्च में। तो आपको देख लेना है कि आर्थुकल फीस्ट किस तरह से मनाया जाता है, जी रहा आपके सामने।
तो इस तरह से आपको दिखेगा सेलिब्रेट होते हुए। तो दोस्तों आपको क्लियर हो पा रहा होगा, चर्च का यहाँ पर सिंबल ही बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये चर्च का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप आपको हमारे डायग्राम बेस्ड वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से हमने एक ही चीज़ आपको क्लियर करा दी है। बेस्ट तरीके से जितना हो सकता है हमने अपना पूरा 100% फोकस कराया है। तो आपको ये इमेज के माध्यम से केरल का ये उत्सव क्लियर हो चुका होगा। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करें। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। हम लेना चाहेंगे आपसे विदाई। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।